चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डेट एंड टाइम कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शंस जो एक्सेल हमें देता है, क्योंकि जैसे हमने पिछली कैटेगरी पढ़ी थी कि कुछ स्टैटिस्टिकल या आपके मैथमेटिकल फंक्शंस थे जिनमें आप ऐड करना, प्रोडक्ट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, राउंड करना, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू निकालना देखा। या आपने एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन भी देखा जिसमें आप टेक्स्ट वैल्यूज को जो डिफरेंट सेल्स में लिखी हुई है उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। टेक्स्ट वैल्यूज ही नहीं, नंबर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट अपने कुछ एग्जांपल्स में देखा। आज हम कुछ ऐसे फंक्शंस करेंगे पहले जो कि डेट और टाइम पर काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट बना ले रहे हैं अपने फंक्शंस की। पहला फंक्शन है हमारा यहाँ पर डे, एक फंक्शन है डे, एक फंक्शन है डेट, एक फंक्शन है आपका यहाँ पर नाउ, एक फंक्शन है आपका टुडे, एक फंक्शन है आपका यहाँ पर डे। एक ऐसा फंक्शन है जो आपको क्या करता है, ये रिटर्न करता है वीकडे। डे फंक्शन जो होता है ये रिटर्न करता है वीकडे। और एक्चुअली यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है इसी तरीके के दो फंक्शंस और होते हैं। एक है आपका मंथ और एक है आपका ईयर। डे फंक्शन जो है इट हेल्प्स टू रिटर्न द डे ऑफ द मंथ इन नंबर। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द मंथ ऑफ गिवन डेट। अभी हम इसके आगे बाद में आपको सबका बताएंगे कि एग्जाम्पल भी देंगे आपको इन सबका। ईयर जो होता है इट इज यूज टू रिटर्न्स ईयर ऑफ गिवन डेट। ये जो डेट फंक्शन है इट रिटर्न्स डेट इन डेट फॉर्मेट। नाउ फंक्शन रिटर्न्स current date, whereas today function returns current date and time both। और यही मेजर या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ फंक्शन और टुडे फंक्शन में कोई और डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि नाउ फंक्शन केवल करेंट डेट रिटर्न करता है और टुडे फंक्शन डेट और टाइम दोनों चीजें रिटर्न करता है, करेंट जो प्रेजेंट टाइम की है। और टाइम फंक्शन जो है ये टाइम रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है इन टाइम फॉर्मेट। टाइम के फॉर्मेट में आप टाइम रिटर्न करा सकते हैं। तो ये वो फंक्शंस हैं जो आप यूज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डे फंक्शन की कि डे फंक्शन कैसे लिखा जाता है। जब भी आप डे फंक्शन लिखते हैं तो ब्रैकेट में आप कोई डेट देते हैं। इसी तरीके से अगर आप मंथ फंक्शन देते हैं तो इसमें भी ब्रैकेट में कोई डेट दी जाती है। और अगर आप कोई ईयर फंक्शन देते हैं, अगर आप कोई ईयर फंक्शन देते हैं तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट के अंदर डेट ही देते हैं। वो डेट यहाँ डायरेक्टली भी लिखी जा सकती है या आप कहीं से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डेट फंक्शन जो होता है ये जो है यहाँ पर आप यूज करते हैं तीन आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आप तीन आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे आप पहले लिखते हैं ईयर, फिर एक कॉमा लगाते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर आप लिखते हैं डे। यानी एक डेट को कुछ इस तरह से लिखते हैं जिसमें सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ और फिर डे। लेकिन जब आप एंटर करते हैं तो जो आपने ईयर मंथ और डे लिखा है उसको एक डेट के फॉर्मेट में ये यहाँ पर रिटर्न कर देता है। नाउ फंक्शन और ये जो आपके दो फंक्शंस है टुडे, इसमें कोई पैरामीटर्स या कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट एक्सेल में ऐसे बहुत ही कम फंक्शंस हैं। आप फंक्शन जब भी यूज करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ आप लिख रहे होंगे, कभी नंबर लिख रहे हैं, कभी एक नंबर लिख रहे हैं, कभी रेंज दे रहे हैं।
माने कुछ ना कुछ तो आपको ब्रैकेट के अंदर देना होता है, और फंक्शंस के अंदर जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहलाता है। और ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आपका फंक्शन किस वैल्यू पे काम कर रहा है, इसके लिए होता है ये। ठीक है, तो हर फंक्शन की अपनी कोई आर्ग्यूमेंट या लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है, इज इक्वल टू एसक्यूआरटी 144 लिख दिया, तो एक बार में एक नंबर ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कहा इज इक्वल टू सम, तो मिनिमम 2 नंबर तो आपको चाहिए ही, और 2 से ज्यादा कितने भी नंबर आप ले सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है जिन्हें आप यूज कर रहे हैं। तो हर फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। पर कुछ फंक्शन एक्सेल में ऐसे भी हैं जिसमें फंक्शन तो लिखते हैं लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम नॉन पैरामीटराइज्ड या नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव फंक्शंस भी कहते हैं। और इनमें सिर्फ फंक्शन का काम होता है लेकिन ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी जाती है, और जो फंक्शन का काम होता है वो बस पूरा फंक्शन लिखने के बाद अपना ये टास्क परफॉर्म कर देता है। तो उन फंक्शंस में से ही 2 फंक्शन है, एक नाउ और एक टुडे। दोनों ही फंक्शन एक तरह से लिखे जाते हैं, मतलब नाउ फंक्शन भी लिख के ब्रैकेट खोल के बंद करना होता है, टुडे फंक्शन भी लिख के ब्रैकेट खोल के बंद करना है। आपको बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, और दोनों का अपना अलग अलग काम है। और लास्ट में हम यूज कर रहे हैं फंक्शन टाइम फंक्शन। तो टाइम फंक्शन को जो है यहाँ पर इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, ये ऐसे लिखा जाता है। और ये फंक्शन जो है इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करते हैं, तो ये इस तरह से दिया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। जबकि जब आप लिखते हैं फंक्शन टाइम, तो यहाँ पर टाइम में बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखने होते हैं आर, फिर आपको लिखना होता है मिनट, और उसके बाद में आपको लिखना होता है सेकेंड। तीनों आर्ग्यूमेंट्स आप देते हैं, और उसके बाद में आप देखते हैं कि ये फंक्शन जो है आपका आपको आउटपुट रिटर्न कर रहा है। अब ये कैसे रिटर्न कर रहा है ये चीज हम देख लेते हैं। इसके लिए हम अपनी शीट पे, एक और शीट पे चले जाते हैं जहां हम इसे देख रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ डेट्स लिख दी। जैसे सबसे पहले, मतलब कुछ भी डेट्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 01/10/2021। ठीक है, आज की डेट लिख देते हैं हम 11/5/2021। ऐसे कुछ भी रैंडम डेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। 10 ये कुछ हमने यहाँ पर डेट्स लिख दी। सपोज ये जो थी ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। किनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो लोग हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है उन लोगों की यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने लिख दी है। इसमें हम ईयर चेंज कर देते हैं, 2010 कर देते हैं। और यहाँ कुछ ये डेट्स हमने यहाँ पे लिखी है, ये डेट भी बदल देते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप एम्प्लॉयज का डेटाबेस बनाइए जिसमें आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इस डेट में से डेट आप अलग करिए, यहाँ पर मंथ आप अलग करिए, और ईयर आप अलग करिए। यानी एक डेट पूरी की पूरी दी गई है लेकिन इस डेट की यूनिट्स आपको यहाँ अलग अलग करके लिखनी है। तो देखा जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 1, 11, 10, ये और ये 4-5 नाम थे, ऐसे भी लिख लिया, है ना। पर जब प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत सारे नाम हो, मतलब बहुत सारी डेट्स हो, 20-25 डेट्स भी अगर होंगी, 10-15 डेट्स भी होंगी, तो बार बार ये लिखना पड़ेगा ना। फिर मंथ में भी आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, 10, 5, 12, 12, 5, 9, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको ईयर फंक्शन में सेंचुरी भी लिखनी पड़ेगी, 2010, फिर 2021, 2004, 2018, 2009 और 2007। तो इतनी मेहनत या इतना समय आपको लगाना पड़ा। अगर कोई डेट या बहुत सारी डेट्स ऑलरेडी गिवन हैं और आपको उनकी यूनिट्स को सेपरेट करके लिखना है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत
नहीं है। जब भी ऐसा करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे फंक्शन डेट, डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डेट निकालनी है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, डे, और ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और यही चीज बाकियों पर ड्रैग करा दीजिए। ऐसे ही अगर आपको मंथ निकालना है तो इज इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करिए और सब पर काम कर लीजिए। या ईयर निकालना है, सेंचुरी सेपरेट करनी है तो फंक्शन यूज कीजिए ईयर, ब्रैकेट ओपन करिए, जो डेट दी गई है उसे सिलेक्ट करिए सेल को, ब्रैकेट क्लोज करिए और सेंचुरी निकाल लीजिए। तो इतनी आसानी से आप ये काम करते हैं, अपने डेट के यूनिट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। यदि ये डेट दी है और आपको उसे तोड़ करके लिखना है तो आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। और अब आप यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। पहले ऐसे ले लीजिए, फिर डेट भी हम लिख देंगे, वो अभी फॉर्मेट चेंज किया है, अभी आपको फंक्शन दिखा रहे हैं लिखा हुआ, इसलिए ये डेट ऐसे दिख रही है। और एक बार ऐसे भी ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेट ऐसे लिखी थी और फंक्शन यूज करने पर वो डेट हमें ऐसे दिखाई दे रही है। अब इसकी यूनिट्स को हमने इस तरह से सेपरेट कर लिया है। क्लियर है आप सबको, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ओके। अब ये तो आपने ये किया कि डेट्स लिखी थी, आपने तोड़ के उन्हें अलग अलग कर लिया। लेकिन मान लीजिए अगर ये डेट्स जो हैं आपकी अलग अलग लिखी ही होती, कैसे? अगर ये डेट्स ऐसे लिखी होती, मतलब आपको जो टेबल दे दी गई उसमें पहले ही डे अलग था और मंथ अलग था और टाइम ईयर अलग था, लेकिन अब आपको इस पूरी की पूरी डेट को जोड़ करके लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको पूरी लिखनी है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अब आपके पास डेट अलग है, मंथ अलग है, ईयर अलग है। बिल्कुल देखिए जस्ट रिवर्स काम कर रहे हैं। पहले आपके पास डेट पूरी थी, आपने यूनिट्स को बाइफरकेट किया, अब डेट की यूनिट्स के फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, आपको एक पूरी डेट चाहिए। ये काम करने के लिए क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए जो फंक्शन हमें मिलता है दैट इज डेट। फंक्शन का नाम ही डेट है। आप ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले क्या लिखना है, जहां पर ईयर लिखा है फिर कॉमा लगाइए, फिर मंथ कहाँ लिखा है ये लिखा है, फिर कॉमा लगाइए, डेट कहाँ लिखी है ये लिखी है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर करते ही देखिए आपके पास डेट एक डेट फॉर्मेट में आ गई। तो आपके पास अगर एक पूरी डेट है, आप उसे बाइफरकेट करके यूनिट्स में सेग्रीगेट करके लिखना चाहते हैं तो भी आपके पास फंक्शंस है। और अगर आपके पास डेट ऑलरेडी बाइफरकेटेड मतलब नंबर्स के फॉर्म में है, पर आप उन नंबर्स को एक डेट फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो डेट फॉर्मेट में भी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। अब हम बात करते हैं आगे। मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉइज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, एम्प्लॉइज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या स्टूडेंट्स की कोर्स ज्वाइन करने की डेट है, वो तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये सिंपल डेट लिखी हुई है यहाँ पर। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप निकालिए आज तक काम करते हुए उसे कितने दिन हो गए, कितने दिन माइंडेड, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने साल हो गए, आज की डेट तक काम करते हुए किसी व्यक्ति को कितने दिन हो गए, यदि आपको ये निकालना है तो देखिए नॉर्मली आप ये चीज करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर कोई आपसे पूछे भाई मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था या मैंने जॉब की थी 1 अक्टूबर 2010 में ज्वाइन किया था, आज तक काम करते हुए कितने दिन हो गए, तो आप पहले तो कहेंगे अच्छा 1 अक्टूबर है तो 10 साल हो गए, लेकिन अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, अच्छा तो चलो 9 साल तो हो ही गए, फिर इतने महीने हो गए हैं, फिर इतने दिन हो गए। लेकिन अगर कहें नहीं नहीं पूरे दिन बताइए ना कि टोटल दिन कितने हुए, तो आप बहुत लंबा कैलकुलेशन करेंगे और तब जाकर के कहीं आप ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि अगर कोई एक स्पेसिफाइड डेट आपके पास है तो आज तक उस डेट के कितने डेज हो गए हैं, ये अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी है। एक्सेल में बहुत आसान है, मैनुअल ये बहुत सारी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है इसमें। तो देखा जाए
तो अगर आप देखना मतलब करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है भाई। हम अगर करें तो इस चीज को ऐसे कर सकते हैं कि हम आज की डेट में से वो डेट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, प्रीवियस जो भी डेट है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आ जाना चाहिए कि हमने क्या कितने दिन हो गए ये काम करते हुए, ऐसे आपके पास मिल जाना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे डेज वर्कड टिल डेट आपको ये निकालना है, आज तक काम करते हुए कितने दिन हुए, तो आप बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे कि आज की डेट में से प्रीवियस डेट को माइनस करेंगे। अब आज की डेट कैसे मिले उसके लिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक फंक्शन है जो आपको आज की डेट देता है, तो हम मेहनत नहीं करेंगे डेट को लिखने के लिए। आज की डेट हमारे पास कौन से फंक्शन में, बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है इक्वल्स टू नाउ, आपको अभी बताया था। ब्रैकेट ओपन करिए, क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए, और एंटर करते ही ये देखिए डेट और टाइम दोनों दे रहा है, और इक्वल्स टू टुडे अगर आप लिख देते हैं तो ये आपको क्या देता है, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करने पर करंट डेट। हमने शायद आपको यहाँ पे उल्टा लिखवा दिया क्या? हाँ, ये डेट दे रहा है और नाउ जो है दोनों चीजें देता है। आई एम सॉरी कि आपको एक बता दिया ये, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर करंट डेट जो है टुडे फंक्शन से मिलती है। हालांकि हमने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो ये भी बताया था कि अगर आपको करंट डेट लिखनी है तो एक बहुत सिंपल सा आप यहाँ पर अगर शॉर्टकट भी प्रेस कर देते हैं तो भी डेट आ जाती है। और वो शॉर्टकट एक्सेल में क्या होता है, आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यदि आप प्रेस करते हैं तो आपको करंट डेट मिलती है। इसी तरीके से अगर आप एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो आपको करंट टाइम भी मिल जाता है। और ये शॉर्टकट कौन सा है जो करंट टाइम रिटर्न करता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, है ना। तो ये अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है। तो खाली डेट चाहिए तो शॉर्टकट है, खाली टाइम चाहिए तो शॉर्टकट है। डेट टाइम दोनों चाहिए तो उसके लिए नाउ फंक्शन है, और खाली डेट के लिए फंक्शन भी मिल रहा है। तो हमें भी यहाँ पर ये करना है कि आज की डेट में से उस डेट को माइनस करना है। तो आज की डेट हमें मिल रही है फंक्शन टुडे में, तो ये फंक्शन ऐसे लिख देंगे, माइनस इसमें से कौन सी डेट करनी है जो पीछे लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। हालांकि एंटर करने पर एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, और वो ये है कि जब हम एंटर करते हैं तो वैल्यू जो है हमें डेट्स के फॉर्म में दिखती है। भाई आप एक डेट, दो डेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, आज की डेट से प्रीवियस डेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो मिलेगा वो भी डेट ही मिलेगा आउटपुट। पर जरूरत तो आपकी डेट नहीं थी, आपको क्या चाहिए, आपको तो नंबर चाहिए, संख्या चाहिए कि कितने दिन हो गए। तो इस डेट को आपको बदलना पड़ेगा नंबर के फॉर्मेट में। रिजल्ट आ गया है, आपका आंसर सही आ गया है, लेकिन वो आंसर अभी किस फॉर्म में दिख रहा है, डेट के फॉर्म में। आपको इसे किस फॉर्म में बदलना है, नंबर के फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसे आप सिलेक्ट कीजिए, और नंबर फॉर्मेट में बदलने के लिए देखिए होम टैब में नंबर ग्रुप है, और यहाँ जहाँ डेट दिख रहा है इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए और यहाँ से क्या कह दीजिए, नंबर। बस ये देखिए नंबर आ गया। जीरो हटाने तो दोनों बार क्लिक करके यहाँ से जीरो हटा दीजिए। तो आप से अगर कोई पूछे कि आज की डेट तक 1 अक्टूबर 2010 में यदि किसी ने ज्वाइन किया है तो आज तक काम करते हुए कितने दिन हो गए, 3875 डेज हो गए। और यही चीज अगर आप बाकियों पे ड्रैग कर दीजिए तो देखिए सबका यहाँ पर आपको जो है डेट दिखने लगा। अब हम ये माने कैसे कि ये दिखा रहा है तो ये सही दिखा रहा है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने आज से सीधे एक साल पहले की डेट यहाँ लिख दी थी, 11 मई 2020। आज भी 11 मई है बट आज 2021 है। तो आज तक काम करते हुए किसी को कितने दिन हो गए, 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं अगर लीप ईयर नहीं होता है तो एक हमने सिर्फ सैंपल के लिए समझ लीजिए या टेस्टिंग के लिए समझ लीजिए डेट दे दी थी एक साल पहले की, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर इसका आंसर सही आ रहा है मतलब सबका आंसर सही आ रहा है ना। तो इस तरीके से कोई भी डेट यदि दी जाती है और आप उसमें उसको एक डेट के साथ डिफरेंस निकालने के बाद मतलब चाहते हैं कि भाई आपको डिफरेंस नंबर्स के फॉर्म में मिल जाए, तो आप उस चीज को कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ दिखाया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कह दिया होता 12 December 2012,
सॉरी 2021 कर दिया है ना। तो ये दे दिया उसने कि 2000 3000 इतने दिन हो गए। तो ऐसे कोई भी नंबर आप देंगे, कोई भी डेट आप देंगे, सॉरी, तो जो डेट आप देंगे 1 जनवरी 2021, अभी आज तक, अभी हम देते मान लीजिए कल की डेट दे देते हैं कि 10th 2021, तो गलत आने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि ये फंक्शन नहीं है देखा जाए तो, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला है जिसमें हमने फंक्शन का यूज किया है, टुडे फंक्शन का यूज किया है जो कि करंट डेट दे रहा है, और उसमें से इस दी हुई सेल के एड्रेस में जो भी डेट लिखी हुई है उस डेट को सब्ट्रैक्ट करता है, डेट फॉर्मेट में आउटपुट रिटर्न करता है, और नंबर फॉर्मेट में चेंज करने पर वो डेट नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके। एक लास्ट फंक्शन डेट कैटेगरी का हम और करेंगे, वैसे तो ये सब के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी आपके पास, यहाँ पर आपने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का नाम एक कुछ ले लेते हैं, ABCDEFG, ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी। इन प्रोडक्ट्स की एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, किस डेट में ये बनाए गए, ठीक है, और ये जो है इनका लाइफ यहाँ पे दे दिया इन ईयर्स, ठीक है, कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ टाइम होता है, सबको पता है एक टाइम के बाद प्रोडक्ट जो है आपका वो एक्सपायर करता है, चाहे पेंट हो, चाहे ड्रग्स हो मतलब मेडिसिन हो, चाहे कोई एडिबल प्रोडक्ट्स हो, जितनी भी चीजें होती हैं सब एक्सपायर होती हैं। आपके टूथपेस्ट है, माने FMCG है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके ये टॉयलेट प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी शैम्पू हैं, सब कुछ एक टाइम के बाद एक्सपायर होता है। तो लिखा होता है ना कि इस डेट तक आप एक्सपायर, या इतने मंथ्स तक आप इसे एक्सपायर यूज करिए, बेस्ट बिफोर दिस, ऐसे। तो आपने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाल दी, जैसे आपने कहा 01/01/2021 को ये मैन्युफैक्चर हुआ। ये मैन्युफैक्चर हुआ था मान लीजिए 12, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 15 दिसंबर 2019 को मैन्युफैक्चर हुआ था। ये मैन्युफैक्चर हुआ था 05/05/2021 को। ये मैन्युफैक्चर हुआ है मान लीजिए 20 जून 2020 को मैन्युफैक्चर हुआ। और कुछ ऐसे सिंपल सी डेट्स और डाल लेते हैं, 5 फरवरी 2019, ये हुआ आपका 10 अक्टूबर 2010, और ये आपका हुआ 11 नवंबर 2017। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट था, ये जो है आपका ये 2 साल में एक्सपायर होगा, इस प्रोडक्ट की 5 साल की लाइफ है, इस प्रोडक्ट की 1 साल की लाइफ है, इस प्रोडक्ट की लाइफ है 5 साल की, इस प्रोडक्ट की लाइफ है मान लीजिए 10 साल की, इस प्रोडक्ट की लाइफ है 15 साल की, और इस प्रोडक्ट की लाइफ है 6 साल की। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको यहाँ पर निकालना है डेट ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट आपको निकालनी है। अब ये तो पता है 2 साल की है, तो मतलब एक्सपायरी डेट क्या होगी, तो ये अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एक फंक्शन मिलता है = EO मंथ। बहुत सारे लोग, अगर ये एग्जाम्पल दिया जाए तो ऐसे दिमाग में ये इंप्रेशन आएगा कि EO मंथ फंक्शन इसका मतलब क्या करता है कि ये एक्सपायरी डेट निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट निकालने के लिए नहीं, ये हर बार उस तरीके की डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेट कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है जब आपके पास एक गिवन डेट हो और एक पीरियड हो, और आप चाहते हैं उसके बाद के पीरियड की डेट आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप EO मंथ यानी कि एंड ऑफ मंथ फंक्शन का यूज करते हैं। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट डेट, यानी किस डेट पे कैलकुलेशन करनी है, हमें इस पे कैलकुलेट करनी है, कॉमा, फिर नंबर ऑफ मंथ्स लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ मंथ मतलब कि मंथ के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है। जैसे अगर साल 2 है भाई, अगर यहाँ पर वैसे 2 लिख दिया जाए तो ये 2 जो है एक्चुअली क्या है, ये तो ईयर्स है, तो 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं वो हमें लिखना चाहिए।
तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे कि 2 साल में कितने महीने हैं और 5 साल में कितने महीने हैं, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपकी जो वैल्यू ईयर्स में है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से, तो आपको मंथ मिल जाएंगे। बस आप ब्रैकेट क्लोज करिए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे और आप आउटपुट मतलब एंटर करेंगे, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो नंबर के फॉर्म में मिलेगा। जैसे इससे पहले डेट आप निकाल रहे थे, डेट ऑफ मतलब नंबर ऑफ आपको डेज निकालने थे, तो डेट में मिल रहा था, आपने नंबर में कन्वर्ट किया। यहाँ क्या होता है, नंबर में मिलता है, आपको बदलना किस में है इसे, आपको बदलना है इसे डेट में, क्योंकि आपको यहाँ चाहिए डेट। तो इसको सिलेक्टेड रखेंगे और यहाँ से डेट का जो भी फॉर्मेट चाहिए, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, जो भी चाहिए वो लीजिए। और ये देखिए आप इसे यहाँ पर बदलिए और आप बताएंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंपनी में 1 जनवरी 2021 को बना है, तो 2 साल बाद यानी कि जनवरी 31 2023 को दिन ट्यूसडे ये एक्सपायर कर जाएगा। और आप सबकी एक्सपायरी डेट इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है आप सबको? मैम अगर हम एक्सपायरी डेट मंथ में लिखना चाहे तो? मंथ में लिखने के लिए नहीं है, ये डेट के ही लिए। मंथ में लिखना है तो फिर आप मंथ निकालिए कैलकुलेट करके, क्योंकि मंथ तो आप दे ही रहे हैं ना भाई। आप मंथ दीजिए, आप बताइए कि भाई यहाँ पे हमें केवल ये जनवरी में एक्सपायर होगा, ये दिसंबर में एक्सपायर होगा, ये मई में एक्सपायर होगा, मंथ में कैसे लिखेंगी? ओके मैम। है ना, आपको तो डेट ही चाहिए होगी ना कि किस डेट पर एक्सपायर हो रहा है। भाई मंथ तो ये अगर 1 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो इसी महीने में एक्सपायर होगा। ये 5 साल बाद एक्सपायर भी हो रहा है तो भी महीना तो दिसंबर ही होगा 5 साल के बाद। तो मंथ के फॉर्मेट में तो लिखना ही नहीं है, लिखना तो आपको डेट ही है। ठीक है? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? यस मैम। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए इसी बात पर हम इसको ओपन कर रहे हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर हम वापस से इसको सही करते हैं। तो कहने को हो सकता है अभी आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट से पढ़ाते हैं, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बैचेस लेते हैं या कोई भी कॉर्पोरेट में पढ़ाते हैं, तो कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा मतलब जो लोग आते हैं, वो टीम आती है वहां की, वो लोग यही बोलते हैं मैम ये ईओ वहां पे जो है हमें ये निकालना है। तो एक्सपायरी डेट हर जगह नहीं होती, लेकिन स्टाफ तो हर जगह काम करता है, कहीं कम करता है कहीं ज्यादा करता है, लेकिन स्टाफ तो हर जगह होता है। और स्टाफ अगर काम करता है तो स्टाफ रिटायर भी होता है। और अगर आपका स्टाफ रिटायर मतलब आपके पास स्टाफ है जो उसने एक डेट को ज्वाइन किया है, तो आपको उसकी रिटायरमेंट डेट भी निकालनी पड़ती है। अब जैसे लखनऊ में हम यहाँ पर जो है सेक्रेटरीट के भी बैचेस लेते हैं, हम कई और डिपार्टमेंट के बैचेस लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आपने मतलब जो लोग अभी ऑफलाइन पढ़ने आते थे तो देखा होगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक बैच आता था। तो मतलब टीम उसके हिसाब से आ रहे थे, वीक वीक के हिसाब से 10 डेज का बैच था। तो वो लोग की टीम अलग अलग टीम आती थी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वो भी बैच था, तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के बैच को पढ़ाया। तो जहां भी पढ़ाते हैं वहां पर वो लोग कहते हैं कि मैम स्टाफ की रिटायरमेंट डेट निकालना बता दीजिए, बहुत मुश्किल होती है। बैंक हो या कोई भी सरकारी विभाग हो या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी आप जाएं जहां पर स्टाफ काम करता है, तो स्टाफ की एक रिटायरमेंट डेट फिक्स होती है पहले से, जो कि उसके एज पर बेस्ड होती है। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली कहीं भी अगर हम रिटायरमेंट देखें तो 60 ईयर्स की एज एक रिटायरमेंट डेट मानी जाती है, कि जिस दिन आदमी के 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास किसी की बर्थ डेट है, पर रिटायरमेंट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से तो लेना देना होता नहीं है। रिटायरमेंट जो डिसाइड होता है वो डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। तो अगर आपके पास कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हम यहाँ बना ले रहे हैं कि कोई अगर 1 जनवरी 99 को बर्थ हुई, किसी की डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 2 मई 19 या 2000 ले लेते हैं। फिर हमने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए 11 जून 2004। फिर ले लिया हमने एक यहाँ पर सपोज 16 जुलाई 1997। ये 4 लोग हैं मान लीजिए हमारे पास, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। तो अगर हम इनकी
रिटायरमेंट डेट निकालना चाहते हैं तो रिटायरमेंट डेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई पहले देखेंगे इसके 60 साल कब पूरे हो रहे हैं। और रिटायरमेंट के लिए रूल भी होता है कि डेट कोई भी हो, चाहे 1 जनवरी हो, चाहे 25 जनवरी हो, चाहे 15 हो, मगर रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो उस मंथ की लास्ट डेट होती है। यानी अगर जनवरी है तो 31st को रिटायर होंगे, अगर कोई ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज है तो उसकी लास्ट डेट दैट इज 30th ऑफ दैट मंथ वो रिटायर होंगे। तो 4 लोगों को काम करना हो कि 400 लोगों का काम करना हो या 4000 लोगों के लिए काम करना हो, आपको यदि उनकी रिटायरमेंट डेट निकालनी है तो इसके लिए भी फंक्शन आप क्या यूज करेंगे, ई ओ मंथ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले वो डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर आपको मंथ्स में क्या देना है कि उनकी रिटायरमेंट, मतलब आपको देखना है कि उनकी रिटायरमेंट किस एज में हो रही है। यूजुअली मैक्सिमम प्लेसेस पे जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है दैट इज 60 ईयर्स। तो आप क्या लिखेंगे, 60 दैट इज एज ऑफ रिटायरमेंट इनटू 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली कॉमा के बाद 720 भी लिख सकते थे। ये ना लिखते आप 720 भी लिख सकते हैं, लेकिन 720 में लोग कंफ्यूज होते कि मैम 720 क्यों दे दिया। तो वैसे 720 दिया क्यों था, क्योंकि हम एज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ से। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और डेट को नंबर को डेट में बदल दीजिए एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट रिटायरमेंट डेट ऑफ योर वर्किंग स्टाफ। इसका भी आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो आपने डेट और टाइम कैटेगरी से रिलेटेड थे और उनको आपने यूज किया और आपने देखा कि कितनी आसानी से आप चीजें कर रहे हैं। नंबर्स हैं तो आप उनमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, आप किसी भी तरीके का काम कर लेते हैं। एक इसी तरीके से मतलब एक आपने फंक्शन जो है और हम बताना चाहते हैं मैथमेटिकल कैटेगरी का ही फंक्शन है। जैसे आपने लास्ट ये फंक्शंस किए थे, इसी तरीके का एक फंक्शन यहाँ पर हम और भी आपको बताना चाहते हैं। वो फंक्शन है हमारा मॉड फंक्शन। फंक्शन का नाम है मॉड और ये फंक्शन क्या करता है पहले हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। फंक्शन का नाम है मॉड। ये क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर dividing numerator by denominator। मतलब एक नंबर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद नीचे क्या बचता है ये आपको निकालना है। तो इसके लिए मॉड फंक्शन होता है। क्योंकि वैसे तो अगर आपको डिवीजन की बात करनी हो तो देखिए हमने ये बताया भी था आपको पहले कि नॉर्मल डिवीजन करना है। जैसे अगर आपको 15 को डिवाइड करना है 2 से तो आप क्या करते हैं, इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 एंटर करेंगे तो आंसर आएगा 7.5, क्योंकि 15 को 2 से डिवाइड करने पर 7.5 ही आता है। लेकिन अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं पर आप फुल डिवीजन मतलब कि ये फ्रैक्शनल नहीं चाहते, आप चाहते हैं होल नंबर में ऊपर की वैल्यू हो और नीचे यदि कुछ बचता है तो बताइए कितना बचा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर 15, पहले पुराना जो मतलब एक्सेल का वर्जन हुआ करता था 2003 तक, तब तो एक ऑपरेटर मिलता था ये परसेंटेज का साइन और इसको लिख करके हम एंटर करते थे तो हमें मिल जाता था 1। क्योंकि जब हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्वोशंट 7 आता है लेकिन नीचे रिमाइंडर 1 बचता है। पर अब 2003 के बाद के जितने भी वर्जन है, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, ऑफिस के जितने भी वर्जन हैं उनसे ये ऑपरेटर हटा दिया गया। तो अब यहाँ पर एरर आ रही है। तो अगर फिर भी आपको मान लीजिए रिमाइंडर निकालना ही पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर या कोई ऑपरेटर नहीं मिलता है। इसके लिए सिर्फ एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है मॉड। और ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू मॉड लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं नंबर कॉमा डिवाइजर। नंबर में क्या लिखते हैं, वो नंबर जिसको डिवाइड करना है, यहाँ पर नंबर जिसे डिवाइड करना है और डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है। जैसे अगर 5 को 2 से डिवाइड करके नीचे क्या बचा ये देखना है तो मॉड फंक्शन में 5,2 लिख देंगे। तो ये आपको बता देगा कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर नीचे कितना बचता है।
अब हम तो इधर आप लोगों को ये बता रहे हैं, लेकिन आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें रिमाइंडर निकालना ही कब पड़ता है। हम तो इतना डिवीजन करके आए हैं, रिमाइंडर तो कभी छोटी क्लास में जरूरत पड़ी तो निकाला, लेकिन रिमाइंडर निकालने की जरूरत पड़ती है और बहुत बार पड़ती है। और जब जब आपको रिमाइंडर चाहिए होगा तब तब आपको मॉड फंक्शन ही इस काम में हेल्प करेगा। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कहा इज इक्वल टू मॉड, आपसे कहा गया कि 158 को डिवाइड करिए 7 से और बताइए नीचे कितना बचा। तो बस ये अपने आप ही बता देगा 4 बचा। एक सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, इज इक्वल टू मॉड, और यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया 25। 25 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 3 से, तो नीचे कितना बचा। हमें पता है 25 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 बचेगा, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है। तो ये देखिए 1 आ गया। माने ये सही तरीके से काम करता है, ऐसे काम करता है। और मॉड फंक्शन होता है जिसे हम यूज करते हैं जब आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, और आपको ये चेक करना है कि डिविजन के बाद नीचे क्या वैल्यू बची। यदि कुछ बचा है तो 1 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बचा, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया मॉड 14, 2। अब 14 तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 14 अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या देगा, ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो है आप यूज करते हैं मॉड फंक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन आ रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ नेम्स लिख लिए थे। यहाँ सपोज हमने नाम लिखे अदिति, ईशान, नंदन, जया, त्रिषा, श्रुति और मान लीजिए मानिनी। ये कुछ नाम आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, लेकिन इनका सरनेम भी लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिए अदिति मिश्रा, डे। ये हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए। अब नाम जब लिख लिए तो लिखने के बाद हमसे कहा गया कि भाई ये जो नेम्स आपने लिखे ये तो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, मतलब लोअर केस में लिखे हैं। और आपसे ये कह दिया जाए कि ये सारे नाम आप अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन यूज करेंगे अपर, और ब्रैकेट में वो सेल सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर, और देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है आपका अपर केस में आ गया। तो अपर फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पर आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है, आपने यूज किया है अपर फंक्शन। ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं, जिस सेल को आप सिलेक्ट करते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई चीज आपने कैपिटल लेटर में लिखी है लेकिन आपको स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं फंक्शन लोअर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और एंटर करते ही आप देखेंगे अब की बार हमने यहाँ पे ये वाली सेल सिलेक्ट की है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो टेक्स्ट अपर केस में लिखा था उसे उसने लोअर केस में बदल दिया। हालांकि देखा जाए तो चाहे एक्सेल ही है, भले ही बहुत ज्यादा टेक्स्ट और पैराग्राफ नहीं है, बट फिर भी जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो पूरा का पूरा अपर और लोअर यहाँ भी नहीं लिखते हैं। आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, या जितने भी नाम लिखे हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजीव रंजन सिंह लिख दिया, तो जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे नेम्स जो है उसमें हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। नाम को लिखने का यही तरीका है। तो कभी भी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, तो इस काम को करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इस काम को करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है प्रॉपर। प्रॉपर हमारे टेक्स्ट को प्रॉपर केस में बदल देता है। चाहे इसे सिलेक्ट कीजिए, चाहे इसे कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए,
और बल्कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नया नाम भी लिखा हुआ है, और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और अगर आप ड्रैग कर देंगे सब पे तो ये देखिए जितने भी नेम्स थे हर एक नेम में वर्ड्स के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो अपर, लोअर एंड प्रॉपर आर द फंक्शंस which help you to convert your text into upper case, lower case और proper case। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है कि अगर मान लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट नहीं हुआ था। अच्छा ले लीजिए। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया अपर, लोअर और प्रॉपर केस जो कि टेक्स्ट पे आपका काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने किसी एम्प्लॉय का यहाँ पर कोड लिखा, डेटाबेस बना रहे थे, एक कॉलम था जिसमें एम्प्लॉय का कोड लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर उसमें से उसका डिपार्टमेंट कोड अलग करना था और कोड नंबर अलग करना था। मतलब एम्प्लॉय कोड जो है, सपोज हम अब जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि शुरू में 3 लेटर लिखे जाते हैं जो डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स ACC दे दिया, और यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर लिख दिया कोई भी, ठीक है। फैकल्टी है 1 2 3 4 5, है ना। फिर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में है 1 2 3 4 5। फिर मान लीजिए अकाउंट का एक और बंदा है 1 2 3 4 5। फिर मान लीजिए एक यहाँ पर उसका है ह्यूमन रिसोर्सेज का है 1 2 3 4 5, और एक और फैकल्टी है 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पर क्या है, शुरू के 3 अक्षर जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है, और बाद के 5 जो डिजिट हैं वो उस एम्प्लॉय को दिया हुआ कोड है जो कंपनी ने उसके ज्वाइन करने पे उसे असाइन किया था। जैसे कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर होते हैं, ऐसे ही कई कंपनीज में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उसका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है तो उसको एक कोड दे दिया जाता है जिसमें एक नंबर उसकी आइडेंटिटी होती है। अब कोड जो है ये 2 चीजों को मिला के बना है, तो ये दोनों चीजें ऐसे दे दी गई। लेकिन अब आपसे कहा गया कि यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का कोड अलग करिए और कोड नंबर अलग लिखिए। इसके लिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ACC, फिर FAC, फिर ADM, फिर ACC, फिर HRD, फिर से FAC, फिर DIR, ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कोड नंबर लिखने पड़ेंगे 52125, फिर 95623। माने इतनी मेहनत आप बैठ करके यहाँ पर कर रहे होंगे, और ये तो अभी 4-5 नाम ही है। अगर ये नाम 20 भी होते तो आप जो है पहले ही काम करने से थकना शुरू कर देते, और आप कहते बहुत मेहनत है भाई, काम गलत हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे और ऐसे क्या करेंगे कि काम आसान हो जाए, इसके लिए भी आपको एक्सेल फंक्शंस देता है। जब भी कभी किसी सेल में से किसी एक तरफ से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट का कोड इस सेल में किस हाथ पे लिखा हुआ है, कौन से हाथ पे लिखा है, लेफ्ट पे कि राइट पे? लेफ्ट पे लिखा है ना, इस सेल के अंदर लेफ्ट में। तो बस, और आपको ये भी पता है कि लेफ्ट से 3 ही कैरेक्टर लेने, ये सब चीजें फिक्स होनी चाहिए तभी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि इस सेल में जो भी डेटा लिखा है उसके लेफ्ट हैंड से 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करिए, तो आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन ही यूज करेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट में वो सेल सेलेक्ट करेंगे पहले, और कॉमा ये बताएंगे कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं। 3 है तो 3, 4 होते तो 4, 5 6 6 जैसे भी चाहिए होते। आप ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कीजिए, और ये देखिए काम हो गया आपका। इसी तरह से 5 डिजिट जरूर है लेकिन राइट हैंड पर है, तो अगर राइट हैंड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो इज इक्वल टू फंक्शन क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे आप राइट।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक बार फिर से वही सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब की कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको, 5, तो 5 दे दीजिए और ये देखिए आपके कोड सेपरेट हो गए, आपको कोई मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ी। तो लेफ्ट और राइट फंक्शन होते हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग ले लीजिएगा। तो एक्सेल की बेसिक जानकारी के लिए जितने भी फंक्शंस होने चाहिए वो सारे मेन फंक्शंस हमने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। 2-3 फंक्शंस छूटे हैं और लॉजिकल फंक्शन हमारे छूटे हैं, तो लॉजिकल फंक्शन हम आज नहीं कराएंगे, हम अगला करा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा यहाँ पर काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको सेल्स को काउंट करने में हेल्प करता है, लेकिन काउंट की अपनी एक कैटेगरी है, मतलब काउंट भी कई तरह से मिलता है। जैसे आप खाली काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा एक फंक्शन काउंट ए नाम का मिलता है एक्सेल में, और एक फंक्शन मिलता है काउंट ब्लैंक नाम का। हालांकि है तो एक और काउंट से रिलेटेड, लेकिन अभी हम उसे नहीं यूज करने जा रहे हैं। पर बस ये पता है आपको कि काउंट से शुरू हो रहा है, मतलब है ये फंक्शन गिनने के लिए, कुछ काउंट करने के लिए। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन काउंट्स नंबर ऑफ cells having digits in given range। ये क्या करता है, काउंट्स नंबर ऑफ सेल्स having any value in given range except blank cells। और ये क्या करता है, this cells counts all blank cells of a given range। 3 फंक्शन 3 काम, लेकिन तीनों रिलेटेड काउंटिंग करने से ही है, गिनती करने से ही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो जैसे मान लीजिए कहीं किसी डेटा में हम आ जाते हैं, जैसे यही हमारा डेटा है, इसी पे आ जाते हैं। अगर हमने यहाँ पे गिनती करनी हो, जैसे अगर हमने कहा, बल्कि हम अलग ही ले लेते हैं, छोटा मोटा डेटा ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर यहाँ नंबर लिखे, 0 भी लिखा है किसी सेल में, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू माइनस में भी लिखी हुई है, कुछ सेल खाली भी छुटी हुई है, ये है। अब अगर आप यहाँ यूज करते हैं फंक्शन काउंट इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन करके आप क्या सिलेक्ट करते हैं, एक रेंज सिलेक्ट करते हैं। तो और उसके बाद जब आप ब्रैकेट बंद करते हैं तो ये एंटर करने पर क्या देता है आपको, 8। तो ये 8 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये गिन के बता रहा है कि जो रेंज अभी आपने सिलेक्ट की थी इसमें 8 ऐसी सेल्स हैं जहां पर नंबर लिखे हैं, भले ही वो नंबर पॉजिटिव लिखे हो, नेगेटिव लिखे हो या 0 ही क्यों ना लिखा हो, ये सबको गिनेगा। लेकिन किसे नहीं गिना, जहां टेक्स्ट लिखा था या जो सेल खाली छुटी थी उसको इसने काउंट नहीं किया। तो काउंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, जो भी रेंज दी जाती है उसमें सभी सेल्स को काउंट करता है, ब्लैंक सेल्स को नहीं काउंट करता, उन्हें छोड़ देता है, और ऐसी कोई सेल नहीं काउंट करता जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है। यहां तक कि अगर मान लीजिए आप ये रेंज यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक सेल में हम टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी लिख देते हैं, उसे भी नहीं गिनेगा, चाहे नंबर से शुरू करें और टेक्स्ट लिखें तो भी नहीं गिनेगा। इतनी रेंज में देखिए गिन केवल उन्हीं सेल्स को रहा है जहां नंबर लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो रेंज तो ये पूरी है, लेकिन इसमें टोटल जो सेल्स हमारी सिलेक्टेड है वो 12 सेल सिलेक्टेड है, लेकिन ये 12 नहीं दे रहा, बल्कि क्या दे रहा है, 8, क्योंकि 8 ही ऐसी सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखे हैं। पॉजिटिव नंबर भी काउंट करता है, नेगेटिव नंबर भी काउंट करता है, 0 वैल्यूज भी काउंट करता है।
ब्लैंक सेल्स को नहीं गिनता, छोड़ देता है, या ऐसी सेल्स को नहीं गिनता जिनमें टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, भले ही टेक्स्ट पहले लिखा हो नंबर बाद में, या नंबर पहले लिखा हो टेक्स्ट बाद में। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर आपने कहा कि नहीं हमें तो ऐसा फंक्शन चाहिए था कि ब्लैंक सेल के अलावा बाकी सबको गिन देता, केवल ब्लैंक सेल्स को ना गिनता, तो आप यही काम जब कर रहे हैं तो आप काउंट के बजाय क्या फंक्शन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे काउंट ए। कुछ लोग काउंटा बोलते हैं, लेकिन काउंटा नहीं है, एक्चुअली काउंट ए फंक्शन है, जहां पर ए का मतलब ही है ऑल, सबको गिनिए। और सबको गिनने का मतलब क्या है? पूरी रेंज में सबको गिनिए, ब्लैंक सेल्स को छोड़ के। तो देखिए इसने कितना दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया 11। क्यों दिया इसने 11? क्योंकि अगर हम रेंज को देखें तो टोटल 12 सेल्स हैं, जहां कुछ भी है ना, जहां कुछ भी लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिखा है उसे गिनेगा, लेकिन ब्लैंक सेल को ये नहीं गिनता है। और यदि आपको केवल ब्लैंक सेल्स ही गिननी है तो उसके लिए फंक्शन ही मिलता है काउंट ब्लैंक। ध्यान दीजिएगा, काउंट ब्लैंक में बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, एक साथ लिखते चले जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपको क्या देगा? 1। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी सिलेक्टेड रेंज है इसमें केवल 1 ऐसी सेल है जो ब्लैंक है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। तो गिनती करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। केवल नंबर सेल्स को गिनिए रेंज में, बाकी को छोड़ दीजिए, या नंबर और टेक्स्ट सेल्स दोनों को गिनिए, ब्लैंक को छोड़ दीजिए, या केवल ब्लैंक सेल्स को गिनिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक आर द फंक्शंस दैट हेल्प यू टू डू सो। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो आपको ये जो चीज है समझ में आ जाएगी। बल्कि हम ये फंक्शन ही यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं तो आप ज्यादा समझ में रहेगा। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं हमारे, हम सब कर चुके हैं। अब हम अपने लॉजिकल फंक्शंस करेंगे, और ये लॉजिकल फंक्शन हम आपको कल बताएंगे। और देखा जाए तो आज जो आपने फंक्शन किए या इससे प्रीवियस सेशन में आपने फंक्शन किए, बेसिक टास्क तो इन्हीं से पूरा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली लॉजिकल फंक्शन का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और उस रोल को फुलफिल करने के लिए वो फंक्शन हमें मिलते हैं। वैसे तो एक्सेल में बहुत बड़ी लिस्ट है लॉजिकल फंक्शंस की, और इनफैक्ट एक्सेल में कौन कौन से फंक्शन कहाँ मिल रहे हैं यदि आपको देखना ही हो तो उसके लिए फॉर्मूलाज टैब में आप आ जाइए, क्योंकि सारे फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। पूरा एक्सेल तो 6 महीने में आप नहीं खत्म कर सकते, और एक्सेल में सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो बेसिक के लिए। अगर आपको मास्टरिंग करनी है तो आपको एक और एडवांस कोर्स करना पड़ेगा एटलीस्ट एक्सेल का, जिसमें आपको एडवांस ऑप्शंस पता चले। तो उसके लिए हमारे यहाँ भी एडवांस एक्सेल का कोर्स होता है, जो अभी तो काफी नॉमिनल वैल्यूज पे, क्योंकि ऑनलाइन लाइव सेशंस हो रहे हैं। उसका अगर आपने चेक किया होगा तो नाइटेक के फोन पे स्टेटस चल रहा होगा। इनफैक्ट मैंने अपने, मुझे भी बोला गया तो हमने अपने भी फोन नंबर पे वो स्टेटस रन कराया हुआ है। तो MS ऑफिस का एक हम लोग वर्जन करा रहे हैं, बेसिक भी करा रहे हैं और एडवांस एक्सेल वगैरह भी है। तो वो सब चीजें तो देखिए अलग है। फिलहाल जो हम अपने करिकुलम में सीख रहे हैं ये सिर्फ बेसिक ऑपरेशन सीख रहे हैं, और इसका बहुत एडवांस ऑपरेशन जो है वो एडवांस पैकेज में हम लोग करते हैं। पर फिर भी इतने कम कोर्स में भी हम चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें पता चले, इसीलिए कल पूरा दिन हम डेडिकेट करेंगे अपने लॉजिकल फंक्शन को, और मतलब ज्यादा से ज्यादा समय, और उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि हम ये समझा सकें कि ये लॉजिकल फंक्शन किस किस तरह से हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो कल के लिए जो है आप मेंटली बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर्ड रहिएगा, थोड़ा फ्रेश होके बैठिएगा ज्यादा, ताकि आप एकदम अलर्ट रहें, और काफी अच्छी चीजें हम जो है कल करने वाले हैं। तो देखा जाए तो अभी तक जितने फंक्शंस आपने किए हैं, कल जो आप करेंगे वो अभी तक के किए हुए फंक्शंस का बाप होगा। तो वो कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज ये सारी चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या इंडिविजुअल नाइटेक के नंबर पे मैसेज करिएगा, या कल बताइएगा, तो आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर द डे।